तो कल तक हमने जो देखा था वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत हमने देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आकाश गंगाओं के बारे में पता जाना था कि आकाश गंगाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो कल तक हमने जो चीजें देखी थी आकाश गंगाओं में, एक बार हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो आकाश गंगाएं होती हैं वो आकाश गंगाएं एक्चुअल में बनी कैसी होती हैं। तो आकाश गंगा जो है वो हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों से बने होते हैं। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन गैस के जो विशाल बादल हैं जब ये सिकुड़ते हैं तो सिकुड़ने के कारण से जब ये सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने के कारण से जो है वो और निहारिका का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो बढ़ती हुई न्याहारिका है, बढ़ती हुई न्याहारिका में गैसों के झुंड विकसित होते हैं। जैसे जैसे ये न्याहारिका का जो साइज बड़ा होता जाता है, ठीक है, उसमें जो है वो गैसों के झुंड विकसित होते जाते हैं, गैसें इकट्ठी होती जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये झुंड गैसों के झुंड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर गैसों की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, गैसों का जो घनत्व है, गैसों का घनत्व ये कैसा होता जाता है, ज्यादा होता जाता है। तो गैसों का घनत्व जो है वो ज्यादा होता जाता है और इसी से जो है ये अधिक घनत्व वाली गैसें ही जो है वो तारे का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हमने देखा था कि अधिक घनत्व वाली गैसें ही जो है वो तारे का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो तारे होते हैं वो आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है, तो जो आकर्षण बल से बंधे कौन कौन होते हैं, तो तारे आकर्षण बल से बंधे होते हैं, धूल के कण जो हैं वो आकर्षण बल से बंधे होते हैं, धूल कण आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और गैसें। ठीक है, ये सभी जो है वो एक दूसरे से एक सिस्टम के थ्रू बंधे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को जो है वो हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम आकाश गंगा की संज्ञा देते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अब आकाश गंगा में हमने देखा था कि बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी गैसों का विकिरण होता है। ठीक है, गैसों का विकिरण मतलब गैसों का निकलना होता है, और इन गैसों में कुछ ऐसी भी खतरनाक गैसें होती हैं जो कि अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो भारी तबाही मचा सकती हैं, जिनमें गामा रे, जो मैंने तुम्हें बताया था कि जो गामा किरणें होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि धातु की पतली चादर में भी छेद कर सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्स किरणें जिनसे आप एक्सरे लेते हैं। ठीक है, वो एक्सरे भी बहुत खतरनाक होते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं। पराबैंगनी किरणें अगर ये पृथ्वी पर आ जाएं तो पराबैंगनी किरणें जो है वो अगर ये पृथ्वी पर जाएं तो आपको नुकसान करेंगे। आपको ये बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि पराबैंगनी किरणों को कौन पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालना ताकि मुझे पता चले कि पराबैंगनी किरणों को जो है वो पृथ्वी तक आने से कौन रोकता है। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में हमने देखा था। हम्म, हाँ, तो ये कुछ किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर जो कि आकाश गंगाओं में रहती हैं और विकिरित होती हैं, यानी कि निकलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है, तो हमारा जो सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल जो है वो मिल्की वे। ठीक है, कौन सी आकाश गंगा में है, मिल्की वे या मंदाकिनी, अलग अलग नाम है, मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे ये आकाश गंगा है। इसका आकार कैसा है, तो हमने बात करी थी कि इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार आकार है। ठीक है, सर्पिलाकार इसका आकार होता है। ठीक है, चलिए। हम्म, अब उसके बाद में जो बहुत सारी आकाश गंगाएं होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कई आकाश गंगाओं का जो समूह होता है। ठीक है, हाँ, तो कई आकाश गंगाएं मिलती हैं और कई आकाश गंगाएं मिलने के बाद जो है वो एक समूह बनाती हैं जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ठीक है, हम्म, अब यहां से हमें चीजों को आगे पढ़ना था। ठीक है, चलिए, तो हम चालू करते हैं इससे आगे की चीजें।
अब आकाशगंगाओं में आगे की चीजें अगर देखें तो इनमें जो है वो 3 घूमने वाली भुजाएं होती हैं और एक केंद्र होता है। तो ये जो आकाशगंगाओं की अगर बात करें तो आकाशगंगाओं में घूमने वाली भुजाएं कितनी होती हैं? तो घूमने वाली जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं वो 3 होती हैं, ठीक है। 3 घूमने वाली भुजाएं होती हैं और एक केंद्र होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है। और केंद्र को क्या कहा जाता है? इस केंद्र को कहा जाता है वल्ज। इस केंद्र को नाम दिया जाता है क्या? वल्ज नाम दिया जाता है, ठीक है। अब यहां से बड़ी समझने वाली चीज है, ठीक है। ये है जो बल्ज जो है ना, इसी में ब्लैक होल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक होल किस में पाया जाता है? तो ब्लैक होल जो है वो बल्ज में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आकाशगंगाओं का जो केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। और इसी में क्या पाया जाता है? इसी में पाया जाता है ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल पाया जाता है। डिस्टर्ब कर देता हूँ। तो इसी में वो ब्लैक होल पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब ये ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल ये होता है कि हर कोई भी तारा, ठीक है, इस ब्रह्मांड में कोई भी तारा है, उस तारे में जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो वो हीलियम का एक कण बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मिलने की अभिक्रिया है, इस मिलने की अभिक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब मिलती है तो ये हीलियम का एक कण बनाती है और इस हीलियम के कण, इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये मिलते हैं तो इससे प्रकाश ऊर्जा निकलती है। एक तो प्रकाश ऊर्जा निकलेगी और दूसरा जो है वो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये 2 चीजें इसमें निकलती हैं, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। अब जिस दिन इसकी सारी हाइड्रोजन जो है, जिस दिन सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, उस दिन जो है वो ये प्रकाश देना बंद कर देगा, ठीक है। और जब ये प्रकाश देना बंद कर देगा तो इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान बढ़ने लगेगा और द्रव्यमान बढ़ने के कारण से इसका जो केंद्र का द्रव्यमान बढ़ने लगेगा और इसके कारण से इसकी जो आकर्षण शक्ति है, ठीक है, इसके कारण से जो इसकी आकर्षण शक्ति है वो आकर्षण शक्ति कैसी हो जाएगी? आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी आकर्षण शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए, और इस आकर्षण शक्ति के बढ़ने के कारण से ये जो कोई भी तारा अपने सौरमंडल को जो है वो क्या करता है? सौरमंडल को अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। इतनी ज्यादा आकर्षण शक्ति हो जाती है कि ये आकर्षण शक्ति के कारण से ये सौरमंडल को अपने अंदर कर लेगा और इस तरह से वो सौरमंडल समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लैक होल होता है वो ब्लैक होल में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तारे जो है वो गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि तारों को अपने आसपास खींचता है, ठीक है। चलिए, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया इसमें। ओजोन परत जो है वो ओजोन परत परावैंगनी किरणों को रोकती है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो आगे देखते हैं। हम्म, तो मैंने क्या बताया अभी तुम्हें? मैंने ये बताया कि भाई जो तारे होते हैं वो तारे में हाइड्रोजन होती है और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है, जिससे प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है और इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है।
और जिस दिन जो है सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, उस दिन सूर्य जो है वो प्रकाश या कोई भी तारा प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा देना बंद कर देगा, जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो सौरमंडल को अपने अंदर समा लेगा। अब इसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि जो इसके आसपास जो है वो तारों का सबसे ज्यादा तारे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण शक्ति इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आकर्षण शक्ति इसकी कैसी होती है, ज्यादा रहेगी, जिससे इसके आसपास तारों का संकेंद्रण ज्यादा रहेगा, तारों का समूह अधिक होता है, ठीक है। तारों का जो समूह है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी मंदाकिनी के बारे में। तो मंदाकिनी की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी हम मंदाकिनी की ही बता रहा था मैं कि इसमें कितनी 3 भुजाएं होती है, ठीक है, और एक जो है वो केंद्र है। तो और जो केंद्र है उसको क्या कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है, और इसी से जो है वो ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। और जो मंदाकिनी की जो तीसरी भुजा है, वो तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होगा, ठीक है, नए तारों का जन्म होता है। तो मंदाकिनी की जो तीसरी भुजा होती है, मंदाकिनी एक आकाश गंगा, और आकाश गंगा में ढेर सारे तारे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सूर्य ही है हमारा, ठीक है। तो जो मंदाकिनी की तीसरी भुजा में, तीसरी भुजा में क्या होता है, नए तारों का जन्म होता है। तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। और जो हमारा सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल मध्यवर्ती भुजा में आता है, ठीक है। कौन सी? ये सारी भुजाएं घूम रही हैं, तो हमारा सौरमंडल किस भुजा में आ रहा है, बीच वाली भुजा में। हमारा सौरमंडल, हाँ, तो हमारा जो सौरमंडल है वो किस मध्यवर्ती भुजा में आता है, ठीक है। और ये मध्यवर्ती भुजा भी कैसी होती है, घूमने वाली होती है, ठीक है। अब मंदाकिनी का वो वाला भाग जो पृथ्वी पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचाता है, ठीक है, और जो पृथ्वी से प्रकाशित दिखाई देता है, ठीक है, उसे स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहा जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में मिल्की वे हम किसे कहते हैं, कि मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से ए प्रकाशित दिखाई देता है, ठीक है, या प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, प्रकाश की नदी के समान दिखाई देता है, उसे हम स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहते हैं। तो मिल्की वे में हम लिख लेंगे क्या, कि मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश की गंगा के समान दिखाई देता है, उसे उसे क्या कहोगे आप, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहते हैं, ठीक है, मिल्की वे कहते हैं। चलिए, तो फिर उसके बाद अगर बात करें कि जो मंदाकिनी होती है, मंदाकिनी के सबसे पास स्थित जो आकाश गंगा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदाकिनी के सबसे पास स्थित आकाश गंगा का नाम क्या है, ठीक है। तो मंदाकिनी के सबसे पास स्थित आकाश गंगा, आकाश गंगा, तो इसका नाम होता है एंड्रोमेडा,
एंड्रोमिडा, ठीक है। ये जो है वो सबसे पास है। अब ये कितना पास है, तो ये हमारे सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 22 लाख प्रकाश वर्ष। अब समझना ये कितनी दूरी है। सूर्य का प्रकाश या प्रकाश जो है वो 22 लाख वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, ये वो नंबर है, ठीक है, उतनी दूर है। यानी सूर्य जो प्रकाश जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख 3 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। कितने? मात्र 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो तुम सोच के देखो कि 22 लाख प्रकाश वर्ष में, यानी कि 22 लाख साल में ये कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। हम सोच भी नहीं सकते ये, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा रहेगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो हमारी मंदाकिनी है या हमारी आकाशगंगा के सबसे पास की आकाशगंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड्रोमेडा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन ओरियन नेबुला की। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला जो है हमारी जो आकाशगंगा है उसका सबसे शीतल यानी कि जो सबसे ठंडा और चमकीला तारा है, ठीक है। कौन सा? ओरियन नेबुला। नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीला तारा, ठीक है, चमकीला तारा है। चलिए फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो आकाश गंगाओं का जो प्रतिसार नियम दिया था, प्रतिसार नियम का मतलब है कि आकाश गंगाएं फैल रही हैं, ठीक है, ये किसने दिया था? तो एडविन हब्बल ने दिया था, ठीक है। और मंदाकिनी को जो है वो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। मंदाकिनी को यानी कि हमारी आकाश गंगाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने। तो ये लिख लो, मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई हमारी मंदाकिनी की कहानी, ठीक है, हमारी आकाशगंगा की कहानी। अब हम बात करते हैं तारों के जन्म तथा विकास, ठीक है, कि भाई तारों का जन्म कैसे होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तारों का, तो हेडिंग लगा लो, तारों का जन्म तथा विकास। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ने के बाद फिर तुम यूपीएससी मेंस भी दे लेना, ठीक है। इससे बाहर चीजें कुछ नहीं आएंगी। इतने अगर तुमने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना मैं यूपीएससी एमपीपीएससी मेंस में पढ़ाता हूँ, वो चीजें मैं तुम्हें सब पढ़ा रहा हूँ। तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स बनाओगे तो तुम उठा के देख लेना, अगर मेंस में इससे ज्यादा पढ़ाया जाता हो तो, ठीक है। तो देखते हैं, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ स्टार, ठीक है, यानी कि तारों के जन्म तथा विकास की कहानियां। चलिए, अब जो तारों का जीवन काल बहुत लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ हजार साल या कुछ लाख साल का इनका जीवन काल होता है। इनका जीवन काल अच्छा लंबा चौड़ा होता है, और इनका जीवन काल जो है वो अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरता है, ठीक है। तो इनका जीवन चक्र होता है, ठीक है, जीवन चक्र होता है। हम्म,
ठीक है। तो ये जीवन चक्र को ही हम देखेंगे कि तारों का जीवन चक्र कैसा होता है। ठीक है, तो देखो, तो बात करें कि जो ब्रह्मांड में गैस और धूल के कण होते हैं, ठीक है, जो हमने इससे पहले अभी देखा था कि जो ब्रह्मांड में गैसों और धूल के कण होते हैं, जिन्हें हम बादल भी कहते हैं, उनके जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है। और मैंने तुम्हें बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन चालू होता है और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलने लगती है। ठीक है, और ये जो है वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण जो नवीन तारे का निर्माण होता है, नए तारे का जो है निर्माण होता है। और इन्हीं बादलों को क्या कहते हैं? इन्हीं बादलों को कहते हैं स्टेलर नर्सरी। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि भाई, जो मैं इसको बाकायदा लिख दे रहा हूं कि ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल क्या होते हैं? संकुचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, गैस और धूल के बादल इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने से जो है वो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, क्या होगा? आकाशगंगा के केंद्र में, आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, आकाशगंगा के केंद्र में क्या होगा? नाभिकीय संलयन होगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा? इससे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होने लगेगी? हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगी। ठीक है, और इसके कारण से नवीन तारे का निर्माण होगा। नवीन तारे का निर्माण। और ये जो नवीन तारा है, इस नवीन तारे को आप क्या कहेंगे? इस नवीन तारे को आप कहेंगे स्टेलर नर्सरी। ठीक है, स्टेलर नर्सरी। ये वर्ड पर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि सब, अगर ये वर्ड नहीं पता है तो सब पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले की चीजों को जरा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें, जैसे कि मंदाकिनी के सबसे पास की आकाशगंगा कौन सी है? तो मंदाकिनी के सबसे पास की आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। ठीक है, फिर उसके बाद मिल्की वे को मिल्की वे क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये मंदाकिनी का वो भाग है जो पृथ्वी से देखने पर कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी की सरिता के समान दिखाई देता है, या वो प्रकाश की सरिता या प्रकाश की नदियों के समान दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। फिर उसके बाद जो मिल्की वे में क्या है? तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन घूमती हुई भुजाएं हैं और एक केंद्र है। इस एक केंद्र को क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं इसे एक केंद्र को बल्ज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आप? बल्ज कहते हैं। और जो ब्लैक होल है वो ब्लैक होल किस में पाया जाता है? तो बल्ज में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारी आकाशगंगा, हमारी जो मंदाकिनी है वो किस पार्ट में है? तो हमारी जो मंदाकिनी है वो मध्यवर्तीय घूमते हुए भाग में। नए तारे का निर्माण कहाँ पर होता है? नए तारे का जन्म कहाँ होता है? तो मंदाकिनी की तीसरी भुजा में जो है वो नए तारे का जन्म होता है। चलिए, फिर उसके बाद में हमने बात करी कि भाई स्टेलर नर्सरी क्या है? तो स्टेलर नर्सरी वो है कि भाई जब आकर्षण शक्ति के कारण से गैसें जब मिलती हैं, ठीक है, तो आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और नवीन तारे का निर्माण होता है, और इसे ही क्या कहते हैं आप? स्टेलर नर्सरी कहते हैं। ठीक है, फिर जो है आकाशगंगा में जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बादल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब
दूसरी स्टेज देखते हैं हम। इसमें क्या होगा, एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम उसको इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये जिस तरह से मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है वैसे ही तुम भी लिख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आकाशगंगा में जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं, ये हाइड्रोजन के बादल बड़े होने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये बड़े होंगे तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण से जो गैसीय पिंड है वो सिकुड़ने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे ये बादल बड़े होते जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से जो गैसीय पिंड है वो सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आदि तारा, ठीक है, प्रोटो स्टार कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई आकाशगंगा में हाइड्रोजन के आकाशगंगा में आकाशगंगा में हाइड्रोजन के बड़े बादल होते हैं, ठीक है, बड़े बादल होते हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से क्या होता है, सिकुड़ते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के इस कारण से सिकुड़ते हैं। और जो कि जब सिकुड़ेंगे तो ये क्या होगी, तारे के प्रारंभिक स्वरूप होगा, तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होगा। और इस प्रारंभिक स्वरूप को क्या कहोगे आप, आदि तारा। चलिए, तो आपने दो चीजें देख ली। पहला स्टेलर नर्सरी, स्टेलर नर्सरी आपने क्या देखा कि आकाशगंगा के केंद्र में जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होगी, ठीक है, और इससे स्टेलर नर्सरी बनेगी। फिर उसके बाद में आदि तारा क्या होगा कि जो हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से सिकुड़ेंगे, ठीक है, और इससे जो है वो आदि तारा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आदि तारा जो होता है वो आदि तारे के सिकुड़ने से क्या होगा कि गैसों के बादल में जो परमाणु है, ठीक है, गैसों के बादल में जो परमाणु है उन परमाणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ने लगेगी, ठीक है। और जब ये परमाणुओं की टक्कर की संख्या जब बढ़ेगी तो ये हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो चालू हो जाएगी, ठीक है। और जब हाइड्रोजन की हीलियम में बदलने की प्रोसेस चालू हो जाएगी तो इसे क्या कहेंगे, तो इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है कि आदि तारे में जब सिकुड़न होगी, आदि तारा जब सिकुड़ेगा, ठीक है, सिकुड़ेगा तो उसके परमाणुओं में टक्कर होगी, ठीक है, उसके परमाणुओं में क्या होगी, टक्कर होगी। और इन टक्करों की संख्या बढ़ने से, टक्कर संख्या बढ़ेगी, ठीक है। और टक्करों की संख्या जब बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलेगी, ठीक है, बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलना शुरू हो जाएगी। और इस चीज को क्या कहोगे, आदि तारा, आदि तारा, वो सॉरी आदि तारा बोलो, पूर्ण तारा।
इस अवस्था को क्या कहोगे? पूर्ण तारा। ठीक है, तो हमने ये स्टेज स्टेज देखी पूर्ण तारे की, तो पूर्ण तारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? तारे में प्रकाश आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी तो तारे में प्रकाश आएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, और प्रकाश उत्पन्न करने वाला ये खगोलीय पिंड हो जाएगा। ठीक है, जो अपने द्रव्यमान के अनुसार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसा रहेगा? प्रकाशमान रहेगा, यानी प्रकाश देगा ये। ठीक है, ये प्रकाशमान रहेगा, और ये अपने आकार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से बड़ा या छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर जो तारे के केंद्र में चलने वाली जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। ठीक है, और इसके कारण से क्या होगा? ये लगातार नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया चलती रहेगी, उसके कारण से कुछ समय के बाद ये होगा कि जो क्रोड में हीलियम की प्रधानता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्रोड में हीलियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्रोड किसे कहोगे? कि भाई ये तारा है। ठीक है, अब इसमें नाभिकीय संलयन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो बीच का भाग है, इसे आप क्या कहेंगे? क्रोड कहेंगे। तो ये जो क्रोड है, इस क्रोड में क्या होगा? इस क्रोड में जो है वो हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस क्रोड में क्या होगा? इस क्रोड में हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो नाभिकीय, अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब रुक जाएगी, ठीक है, तो तो इसमें जो क्रोड है, ठीक है, क्रोड में दबाव कम हो जाता है। ठीक है, और तारा सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, कि एक बार और बता देता हूं मैं, कि तारे के जो केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है ना, केंद्र में, ठीक है, तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रोसेस चलती रहेगी। इससे क्या होगा? कि कुछ समय के पश्चात जो है क्रूड में हीलियम की प्रधानता बढ़ जाएगी, हीलियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, और इससे जो है वो, इससे क्रूड में दबाव कम हो जाता है, और तारा जो है वो सिकुड़ने लगता है। इसी चीज को हम लिख लेते हैं कि तारे के क्रोड में निरंतर, कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? हीलियम में। और इससे क्या होगा? क्रोड में हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, और हीलियम की मात्रा जब बढ़ेगी, तो जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन रुक जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? नाभिकीय संलयन रुक जाएगा, और नाभिकीय संलयन के रुकने के कारण से जो है वो क्या होगा? क्रूड में दबाव कम हो जाएगा। क्रूड में दबाव कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, और तारा सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में, अभी ये चरण कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है? फिर उसके बाद में जो तारे की जो बाह्य कवच होती है, बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? कि ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाएगी, यानी कि जो ऊर्जा विकृत हो रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, वो जिस इफिशियंसी के साथ निकल रही थी, जिस दर के साथ ऊर्जा निकल रही थी, वो निकलने की दर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इनका रंग बदल कर लाल हो जाएगा। ठीक है, जो भी रंग है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और इस चीज को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को कहा जाता है तारे की
लाल, वो इस अवस्था के तारे को कहा जाता है लाल दानव तारा। ठीक है, इस अवस्था के तारे को क्या कहा जाता है? लाल दानव तारा। तो अब देखते हैं अगली अवस्था, इसमें क्या होगा? जो तारे की बाह्य कवच, ठीक है, बाह्य कवच की जो हाइड्रोजन है वो किस में बदलेगी? हीलियम में बदलेगी। ठीक है, हीलियम में परिवर्तित होगी। और इससे क्या होगा? इससे जो है वो ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाएगी। ऊर्जा विकिरण की तीव्रता कैसी हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, और इससे जो है वो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। और ये लाल रंग होने के कारण से इसे कहा जाता है लाल दानव तारा। ठीक है, लाल दानव तारा। अब उसके बाद में अगली अवस्था की बात करते हैं। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हीलियम जो है वो हीलियम कार्बन में, और कार्बन जो है वो भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है आखिरी में। ठीक है, तो अंततः अंततः हीलियम किस में चेंज हो जाएगा? लिख लेते हैं अपन, अंततः हीलियम जो है वो कार्बन में, हीलियम कार्बन में, फिर उसके बाद में जो कार्बन है वो कार्बन किस में? भारी पदार्थ में। ठीक है, कार्बन भारी पदार्थ में, भारी पदार्थ जैसे कि लोहा, Fe, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि यदि तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से कम है, ठीक है, या फिर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है, इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यानी कि किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है, तो इस सीमा को हम क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो जो है वो जो लाल दानव से बन जाएगा श्वेत बामन तारा। ठीक है, कैसा बन जाएगा? लाल दानव से बन जाएगा वो श्वेत बामन तारा। और आखिरी में जो है वो काला बामन, ठीक है, ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है कि यदि किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से कम, सूर्य के द्रव्यमान से कम या उसके बराबर, ठीक है, ये साइन कम या उसके बराबर का है। ठीक है, तो सूर्य के द्रव्यमान से कम या उसके बराबर है, तो ये जो सीमा है अगर बराबर है तो इस सीमा को आप क्या कहोगे? चंद्रशेखर सीमा। अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है तो इस सीमा को आप क्या कहोगे? चंद्रशेखर सीमा। तो इसमें क्या होगा कि जो लाल दानव तारा है, लाल दानव तारा, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा श्वेत बामन में, श्वेत बामन। ठीक है, बामन मतलब यहाँ पर ड्रॉप। और आखिरी में ये श्वेत बामन किस में चेंज हो जाएगा? आखिरी में ये श्वेत बामन, ये श्वेत बामन चेंज हो जाएगा आपका काला बामन में। है।
काला बामन में, ठीक है, ब्लैक डॉर्फ में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। तो फिर उसके बाद में यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा कई गुना अधिक है, तो जो तारे की मध्यवर्ती परत है, मध्यवर्ती परत आकर्षण के कारण तारे के केंद्र में जाकर खत्म हो जाएगी, यानी कि ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। अगर जैसे कि ये तो स्थिति, इससे पहले की स्थिति कब थी कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम है, तो जो लाल दानव तारा है वो श्वेत वामन में बदल जाएगा, और ये श्वेत वामन जो है वो काले वामन में बदल जाएगा। लेकिन यदि किसी तारे का जो द्रव्यमान है, यदि जो तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कैसा है, ज्यादा है, द्रव्यमान से ज्यादा है, ठीक है, मैसेज आए हैं। हम्म। तो अगर ज्यादा है तो होगा क्या कि इसकी जो मध्यवर्ती परत है वो केंद्र में जाकर खत्म हो जाएगी। तो मध्यवर्ती परत केंद्र में जाकर समाप्त हो जाएगी, ठीक है, केंद्र में जाकर जो है वो समाप्त हो जाएगी। और इससे जो ऊर्जा निकलेगी वो तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देगी, ठीक है, इससे जो ऊर्जा निकलेगी वो तारे के ऊपरी परत को जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर देगी, और इससे इतना भयानक विस्फोट होगा, ठीक है, और इसी विस्फोट को हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है, इस विस्फोट को क्या कहेंगे, सुपरनोवा विस्फोट। तो ये क्या करेगी, ये ध्वस्त हो जाएगी, और इससे निकली ऊर्जा, इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को, ऊपरी परत को समाप्त कर देगी, ठीक है, तारे की ऊपरी परत को क्या कर देगी, ये समाप्त कर देगी, और इससे क्या होगा, एक भयानक विस्फोट होगा, इससे भयानक विस्फोट होगा, ठीक है, और इस विस्फोट को क्या कहेंगे, सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है, इस विस्फोट को कहा जाएगा सुपरनोवा विस्फोट, ठीक है। और आखिरी में ये जो सुपरनोवा विस्फोट है, इस सुपरनोवा विस्फोट के बाद में यह जो तारा है वह तारा न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, और उसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाएगा, ठीक है। तो सुपरनोवा के बाद क्या होगा, सुपरनोवा के बाद ये तारा बदल जाएगा न्यूट्रॉन तारे में, और उसके बाद ब्लैक होल में, ब्लैक होल, ठीक है। अब इस तरह से जो है वो आपके तारे की सभी अवस्थाएं कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो एक बार अपन और जरा इसको रिवाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि ये दिमाग में रहा नहीं होगा, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जिनको शुरुआत से लेकर अभी तक की स्टेज याद रही होंगी। हाँ, समझ में आया होगा सारा, लेकिन याद रहने में दिक्कत है। तो याद कैसे रखें, देखो, अब तुमने ये देख लिया कि स्टेलर नर्सरी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे शुरू में जो है वो क्या बनी थी, स्टेलर नर्सरी। स्टेलर नर्सरी एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ कि स्टेलर नर्सरी एक्चुअल में थी क्या, कि जो आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन हो रहा था, ठीक है, उस नाभिकीय संलयन के कारण से हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही थी, ठीक है,
और जो बादल बन रहे थे, जो हाइड्रोजन से जो हीलियम में चेंज हो रहे थे, ठीक है, और उससे जो बादल बन रहे थे, उन बादलों को क्या कहा गया? उन बादलों को कहा गया स्टेलर नर्सरी, ठीक है। फिर स्टेलर नर्सरी के बाद में क्या आया? आदि तारा आया। स्टेलर नर्सरी के बाद में आदि तारा आया। अब ये आदि तारा क्या था कि ये जो हाइड्रोजन के जो बादल थे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़े और इससे क्या हुआ? तारे का जन्म प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये बादल जो है वो बादल क्या हुए? सिकुड़े, ठीक है, बादल सिकुड़े और इससे क्या हुआ? इससे तारे का जन्म प्रारंभ हुआ, तारे का जन्म प्रारंभ, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो तारे का जन्म प्रारंभ हुआ और इसी शुरुआती तारे को क्या कहा गया? आदि तारा। तो आदि तारा हम कहते आदि मानव कहते हैं ना, तो ऐसे ही आदि तारा, आदि मानव यानी शुरुआती मानव, ठीक है, ऐसे ही आदि तारा मतलब शुरुआती तारा, ठीक है। अब ये आदि तारा पूर्ण तारा बन गया, है ना। अब आदि तारा पूर्ण तारा कब बन जाएगा? आदि तारा पूर्ण तारा जब बनेगा जब इसकी हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कैसी होगी? ये ऐसी होगी कि भैया जब ये तारा सिकुड़ेगा, ये आदि तारा क्या हुआ? ये आदि तारा सिकुड़ा, ठीक है। अब ये फिर सिकुड़ा, अभी देखो इससे पहले भी सिकुड़ ही रहा था और यहाँ पर और सिकुड़ा, ठीक है। तो ये जब और सिकुड़ा तो सिकुड़ने से क्या हुआ? इसके परमाणु टकराए और परमाणु के टकराने से जो है वो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो गया। तो पूर्ण तारा किसे कहोगे? कि पूर्ण तारा उसे कहोगे, आप इस तरह से लिख लो, पूर्ण तारा। पूर्ण तारा आप कैसे कहोगे? कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसे आपने क्या कहा? पूर्ण तारा कहा। अब समझ रहे हो? अब थोड़ा याद रह रहा होगा कि स्टेलर तारा क्या था, स्टेलर नर्सरी क्या थी? कि जो बादलों के झुंड थे, आकाशगंगा के केंद्र में जो बादलों के झुंड थे, उन्हें आपने क्या कहा? उन्हें आपने कहा स्टेलर नर्सरी, ठीक है। फिर उसके बाद आदि तारा, ये बादल जब और सिकुड़े तो इससे क्या हुआ? इससे तारे का जन्म प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब ये आदि तारा जब सिकुड़ा तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना चालू हुई, ठीक है, और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया पूर्ण तारा, है ना। फिर उसके बाद में जो है जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना चालू हुई तो उससे जो है वो प्रकाश निकला, ठीक है, प्रकाशमान तारा बना, ठीक है, जो प्रकाश देने लगा, ठीक है। हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज हुई तो प्रकाश देना चालू हुआ। अब ये जो नाभिकीय संलयन की जो क्रिया थी, वो नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है वो क्रोड में हुई, यानी हाइड्रोजन हीलियम में कहाँ पर बना? क्रोड में। अब जब ये क्रोड में बना तो क्रोड में हीलियम की मात्रा बढ़ने लगी, ठीक है, और इसके कारण से जो है वो क्रोड में हीलियम की प्रधानता बढ़ गई, ठीक है। अब जब क्रोड में हीलियम की प्रधानता बढ़ गई, ठीक है, तो क्रोड में क्या हुआ? हीलियम ज्यादा हो गया और जब हीलियम ज्यादा हो गया तो संलयन जो है वो कैसा हो गया? रुक गया। संलयन क्या हो गया? रुक गया, स्टॉप हो गया। अब संलयन जब स्टॉप हो गया तो क्रूड में दबाव कम हो गया और तारा फिर सिकुड़ने लगता है, ठीक है। अब तारा जो है वो यहाँ से फिर सिकुड़ना चालू हुआ, ये सिकुड़न कम नहीं हो रही है, ठीक है, सिकुड़ा। फिर जब तारा सिकुड़ना चालू हुआ तो उससे क्या हुआ? अब जो है वो बाहर त्वचा पर हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना चालू हुई, ठीक है, और यहां से जो है वो हमारा बना लाल दानव तारा, ठीक है। अभी सबसे पहले यानी कि अगर आपसे पूछे कि पहले हाइड्रोजन हीलियम में कहाँ चेंज हुई थी, बाहर सतह पर या नाभिक में यानी कि केंद्र में, क्रोड में, तो सबसे पहले क्रोड में चालू हुई, ठीक है। फिर उसके बाद लाल दानव कब बना? जब बाहर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हुआ तो ये जो है इससे ऊर्जा निकली, ठीक है, और यही जो है यही लाल दानव तारा बना, ठीक है। इसका रंग जो है वो कैसा बदल कर लाल हो गया और ये लाल दानव तारा बना, ठीक है। फिर उसके बाद में लाल दानव तारा जो है वो लाल दानव तारे का द्रव यानी हुआ क्या कि अगर किसी वो ये जो लाल दानव तारे जो है वो अलग अलग भाग में बढ़ गए। कैसे? ये किसमें? काला वामन, ठीक है। लाल दानव तारा जो है वो काला वामन में बटा। कब बटा? कब कहोगे काला वामन? जब
किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के अगर बराबर है तो वो काला वामन है, ठीक है। फिर उसके बाद में श्वेत वामन, श्वेत वामन किसे कहोगे कि किसी भी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तो उसे क्या कहोगे आप, उसे आप कहोगे श्वेत वामन, ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद में जो है वो श्वेत वामन या फिर आप क्या कहोगे उसे काला वामन, है ना। तो इस तरह से जो है वो सॉरी, ये तो गलत बता दिया कि जो काला वामन या श्वेत वामन ये एक ही है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था कि काला वामन और श्वेत वामन क्या है, एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा कि अगर कोई ऐसा तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से जो मध्यवर्ती भाग है वो केंद्र में जाकर धंस जाएगा, और इससे क्या होगा, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, और इस ऊर्जा, जो इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली है, उसे आप क्या कहोगे, सुपरनोवा विस्फोट कहोगे। और यही सुपरनोवा विस्फोट बाद में न्यूट्रॉन तारे में, और यही न्यूट्रॉन तारा बाद में ब्लैक होल में बन जाता है। तो आपसे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी आपसे। जब जैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम दोगे तो वहां पर आपसे क्रम पूछ सकते हैं। छोटे एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताइए लाल दानव जो है वो किससे संबंधित है। तो लाल दानव जो है वो किससे संबंधित है, तारे के जन्म या तारे के विकास से संबंधित है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं श्वेत वामन क्या है, तो ये एक अवस्था है, तारे के जन्म की अवस्था है श्वेत वामन, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको अगर सिर्फ इतना ही पढ़ा पता है और तुम्हें यही वर्ड ही थोड़े बहुत पता है, स्टेलर नर्सरी, आदि तारा, ठीक है, पूर्ण तारा, ठीक है, फिर उसके बाद लाल दानव तारा, श्वेत वामन, काला वामन, ठीक है, फिर सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, इतना ही पता है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा तारों के रंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि तारों के रंग, तापमान और उम्र। तारों का रंग, तारों का रंग, तापमान और उम्र, ठीक है। तो तो जो तारों का रंग जो होता है, तारों का रंग उसके तापमान को बताता है, ठीक है। तारे का रंग जैसा रहेगा वो उसके तापमान को बताएगा। तो क्या हम
तो तारों के रंग से जो है वो हम क्या पता कर सकते हैं, तारों के रंग से हम तापमान पता कर सकते हैं, तापमान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि भाई जैसे कि अगर कोई नीला या सफेद तारा है, नीला या सफेद सफेद तारा है, तो हम कहेंगे कि वो अभी युवा है। ठीक है, अभी वो जवान तारा है। अगर कोई नारंगी तारा है, तो नारंगी तारा है तो हम कहेंगे अभी वो प्रोण है, मैच्योर हो चुका है। ठीक है, प्रोण है। लेकिन अगर कोई लाल तारा है तो हम कहेंगे वो वृद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से तारों का रंग देखकर हमें पता चल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद विस्फोट होता है तारे में, तो विस्फोट के बाद जो है वो तारे की मृत्यु हो जाती है, और इसे जो है वो कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, तो तारे की मृत्यु को, मृत्यु, अब इसका हिंदी नाम भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्या कहोगे आप, कृष्ण विवर या ब्लैक होल। ठीक है, इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुई बातें। अब कल हम देखेंगे यहाँ पर न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, नक्षत्र के बारे में, तारामंडल के बारे में, ध्रुव तारे के बारे में, और सौरमंडल की संरचना। तो कल तो ये सारी चीजें होंगी, और फिर शायद परसों जो है वो सौरमंडल तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ना चाहता जो कि तुम्हारे किसी भी एग्जाम में तुम दो, तो अगर कुछ भी तुम गलत करो, ठीक है, तो अगर तुम इतना पढ़ लेते हो इसके बाद तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, हर एग्जाम के लिए ये काम कराएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा डाउट सेशन रख लेते हैं। अगर इतने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने डाउट कमेंट्स बॉक्स में बता सकता है। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है तो बता दो, या मैं ऑडियो भी ओपन कर देता हूँ, तो अगर कोई भी डाउट है तो तुम, किसी का कोई डाउट है, ऑडियो ओपन है, तुम्हारी आवाज मुझ तक आ रही है। सर बता दें, सर बता देंगे अगर नारंगी तारे को हम प्रोण या मेच्योर कहते हैं, जैसे कि तुम अभी प्रोण हो। ठीक है, तो प्रोण किसे कहते हैं कि भाई जो 25 साल से ऊपर का व्यक्ति है, हर देश में प्रोण की परिभाषा अलग होती है। ठीक है, उसे हम प्रोण कहते हैं, जिसकी यानी शादी आदि हो गई हो। ठीक है, वो प्रोण कहलाता है, यानी एक मिड एज कह सकते हो तुम। एक बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर उसके बाद प्रोण आता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। ये चौथी स्टेज, तीसरी स्टेज है। ठीक है, और कोई डाउट? चलिए, बाकी सारी चीजें सबको समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सर, सर ये काला बाबा बताया। काला वामन को मैंने बताया था कि ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से या तो कम है या सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो लाल दानव तारा है वो श्वेत वामन में चेंज होगा, और वो श्वेत वामन तारा जो है वो काले वामन में चेंज होगा। यानी कि ये तारों की चेंज है, यानी कि जब जो लाल वामन है वो श्वेत वामन, और श्वेत वामन जब काला वामन में चेंज होगा, इसका मतलब है कि अब इनकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाँ, और किसी का कोई डाउट है? चलिए, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और जिसने लाइक कमेंट्स नहीं किया है वो करवाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो वीडियो है, ठीक है, अपना वर्ल्ड मैप वाला, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों से लाइक करवाना, शेयर करवाना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।